सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 14 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली फॉरेनर्स फाउंड ऑन बिहार वोटर रोल्स सेज इलेक्शन कमीशन। तो हमें जैसा पता है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का। तो उसी में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कई सारे नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के कई लोग बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान मिले हैं। और ये प्रोसेस जो है पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पार्ट है जो 25 जून से बेसिकली शुरू हुआ था, है ना। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन लोगों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जो 30 सितंबर को आने वाली है ना, उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, है ना। और तो बेसिकली जो है जो आधार और राशन कार्ड का मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इलेक्शन कमीशन को एडवाइस किया था कि आधार और जो राशन कार्ड है उसको भी वैलिड प्रूफ माना जाए। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन इशू इस चीज़ के लिए नहीं किया है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अनदर निपाह डिटेक्ट डेथ इन पलक्कड़ लीड्स टू अलर्ट इन 6 केरला डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक निपाह वायरस की वजह से केरला में फिर से एक डेथ हो गई है। तो निपाह वायरस क्या होता है? बेसिकली निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है जो एनिमल्स से बेसिकली ह्यूमंस में फैलती है ना। और ये पहली बार 1999 में मलेशिया के एक गांव निपाह में बेसिकली इसको डिटेक्ट किया गया था, तो इसलिए इसका नाम जो है निपाह वायरस पड़ा। और इसके जो नेचुरल होस्ट होते हैं वो बेसिकली फ्रूट बैट्स होते हैं, है ना, यानी फ्लाइंग फॉक्सेस के थ्रू ह्यूमंस तक आता है। तो अगर कोई कंटेमिनेटेड फ्रूट या फ्रूट जूस जैसे कि वो अगर ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उससे भी हो जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन भी जो है फैलता है थ्रू सलाइवा या कफ हो या स्नीज़ के थ्रू, है ना, या क्लोज कांटेक्ट मेनली बॉडी फ्लूइड के थ्रू। और पिग्स से भी फैलता है ना। पिग्स जो है इसके इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं। तो इसमें सिम्टम्स वही सारे आते हैं, हाई फीवर आएगा, हेडेक, वॉमिटिंग और रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी होती है। कई सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है और एंसेफेलाइटिस भी होता है जो एक दिमाग की बीमारी है ना। और तो फैटेलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा है और कोई अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना। तो सिर्फ सिम्टम्स को यहाँ पे क्योर किया जाता है, कोई भी वैक्सीन नहीं है इसके लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली शुभंकर शुक्ला प्रिपेयर्स फॉर जर्नी बैक होम। तो जैसा कि हमें पता है एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू जो हमारे शुभंकर शुक्ला जी थे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए, है ना। और वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए माइक्रोग्रेविटी में जो इंडिया की रिसर्च लैब्स और स्टूडेंट्स ने प्रपोज किए थे। तो ग्रुप कैप्टन शुभंकर शुक्ला जी ने जो है पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं, है ना। और उन्होंने बोला कि आज का जो भारत है ऊपर से एम्बिशियस, फियरलेस और कॉन्फिडेंट और प्राउड जो है दिखता है। और आज भी भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। और उन्होंने ये बोला कि ये मेरा जर्नी ख़त्म हो रहा है लेकिन हमारा सपना एक फुल फ्लेज्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अभी शुरू हुआ है। तो अब बेसिकली जो है ये आज जो एक्सियोम 4 मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग होनी है आज 14 जुलाई को। फिर 15 जुलाई को वापस जो है कैलिफोर्निया में स्प्लैश डाउन होगा। तो बाद में ये एक हफ्ते तक रिहेबिलिटेशन में रहेंगे ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी के साथ अडेप्ट कर सकें, है ना। तो जो इनके इंसाइट्स हैं इस मिशन से वो हमारे गगनयान जो मिशन होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा जो 2026 में लॉन्च होगा। तो इस गगनयान मिशन में बेसिकली हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, है ना, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। फिर उसके बाद में सक्सेसफुल री एंट्री टेस्ट कराएंगे अर्थ में। तो ये पूरा मिशन 2026 में प्लान्ड है इंडिया का। तो इनके इंसाइट्स इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है ना। और ये प्रूव करना कि इंडिया की इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रूव करना और टेक्नोलॉजी जैसे लाइफ सपोर्ट हो गया, क्रू एस्केप सिस्टम हो गया या री एंट्री, इन सबको टेस्ट करना, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे वी आर रिवाइविंग ड्राफ्ट रेगुलेशंस टू ओवरहॉल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नैन्सी टी चेयरपर्सन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के जो चेयरपर्सन है उन्होंने बोला है कि बेसिकली 2025 के नए रेगुलेशंस को ड्राफ्ट बनाया था जिसे मार्च 2024 में अप्रूव भी कर दिया गया। अब इसे लार्जर कंसल्टेशन हो रहा है इस पर, है ना, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए हैं उनको बेसिकली अलाइन करना नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 के प्रिंसिपल के साथ, है ना। और उसको इम्प्लीमेंट करना है स्पेशली टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, ठीक है।
और तो ड्राफ्ट में क्या क्या प्रपोजल्स हैं, नए नॉर्म्स जो है वो रिकग्निशन के लिए जो है टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन के लिए, है ना, एग्जिस्टिंग टीचर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करना। 5 स्टेज जो है वो सेगमेंटेशन प्रपोज किया गया है टीचर स्पेशलाइजेशन के लिए। एक तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ये 5 स्टेजेस प्रपोज की गई हैं टीचर स्पेशलाइजेशंस के लिए। लेकिन इसमें कंसर्न्स क्या हैं, ड्राफ्ट में फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली नहीं है टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए, है ना, नो फ्लेक्सिबिलिटी। और रूरल और जो रिमोट एरियाज़ हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली मुश्किल होगा, है ना। और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स इतने नैरो स्पेशलाइजेशंस में टीचर रखना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। और क्योंकि नैरो स्पेशलाइजेशन रहेगा तो इतना रखना, वो ज़्यादा पैसे देंगे और स्पेशलाइजेशन कम है तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा प्राइवेट स्कूल। टीचर्स को भी ये कैरियर वाइज जो है सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा और सैलरी डिस्पैरिटी भी जो है वो बढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं। तो एक कमेटी भी बनाई है उन्होंने जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग और भी कई सारे स्टेट SCRTs हैं। तो कमेटी जो टीचर डिमांड जो सप्लाई गैप है उस पर भी काम करेगी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली नीड टू वर्क ऑन मेकिंग थिरुकुरल अ नेशनल बुक। जो तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन जी, उन्होंने मांग की है कि जो है थिरुकुरल जो बुक है वो नेशनल बुक जो है वो घोषित किया जाए, है ना। तो थिरुकुरल जो टेक्स्ट है वो बेसिकली एक एंशियंट तमिल टेक्स्ट है जो 1330 शॉर्ट कपलेट्स, जिसे कुरल कहते हैं, है ना, कपलेट्स मतलब कुरल, तो वो में लिखा गया है। और इसके जिन्होंने लिखा है उनका नाम है थिरुवल्लुवर, है ना, और वल्लुवर, जिन्होंने इस बुक के ज़रिए जो है अपने जीवन जीने का जो है मॉरल नियम बताया है ना। और ये जो टेक्स्ट है वो रिलीजियस न्यूट्रल है ना, किस सेकुलर टेक्स्ट बेसिकली बोल सकते हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे बेस्ड है और जो है ह्यूमन एथिक्स को दिखाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है बेसिकली। एक आराम जिसे वर्चुअल या मॉरल लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉरुल यानी वेल्थ या सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। थर्ड जो है बेसिकली इनबम बेसिकली लव या पर्सनल लाइफ। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बुक्स, है ना। और बेसिकली ये किसी धर्म विशेष से जुड़ी नहीं है, हर कास्ट, क्लास और कम्युनिटी के लिए जो है बेनिफिशियल है, सेकुलर है, टाइमलेस है और प्रैक्टिकल विजडम प्रोड्यूस करती है। तो इसको बेसिकली यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला गया है। और ये अलग अलग इसमें कोड्स हैं। तो आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट इसलिए कि एथिक्स जो पब्लिक लाइफ में पब्लिक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, सोशल जस्टिस के लिए रेलिवेंट है और यूथ के लिए गाइड बुक बन सकता है ना। और सेकुलर इंडिया के लिए भी जो है परफेक्ट नेशनल मॉरल टेक्स्ट बन सकता है, ऐसा बोलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकर्स यूज्ड फेक वीज़ाज टू सेंड इंडियंस अब्रॉड। तो बेसिकली इससे पहले एक बार डंकी रूट देख लेते हैं। क्या डंकी रूट बेसिकली ऐसा एक इलीगल इमिग्रेशन मेथड होता है जिसमें जो है लोग फ्रॉड वीज़ा और फेक इमिग्रेशन स्टैम्प के थ्रू जो है US और यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। और ये जो रूट होता है काफ़ी डेंजरस और इलीगल होता है, जिसमें लोग माउंटेन, जंगल और डेजर्ट्स क्रॉस करते हुए जाते हैं ट्रैफिकर्स की हेल्प से, है ना, जिनको डोंकर्स भी बोलते हैं। तो इसी को डोंकी रूट भी बोलते हैं, है ना। तो अभी ED के इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली जो है पंजाब और हरियाणा में 18 जगहों पर रेड किया, जिसमें कई सारे फेक इमिग्रेशन स्टैम्प, वीज़ा टेम्पलेट, डिजिटल डिवाइस, ब्लैक मनी से खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ मिली, है ना। ये सारे तो इनका मोडस ऑपरेंडी बताते हैं कैसे करते थे ये काम, कि एजेंट्स जो है वो लोगों से प्रॉमिस करते थे कि उन्हें लीगल तरीके से US भेजेंगे और फेक वीज़ाज़ लेकिन बनाए जाते थे, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट किए जाते थे। विक्टिम्स को डंकी रूट्स के थ्रू जो है मैक्सिको या जो है साउथ अमेरिका भेजा जाता था। एजेंट्स और मिडल मैन जो हैं वो बेसिकली व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड जो ऐप्स हैं उससे बात करते थे। पैसा मोस्टली हवाला जो रूट है उससे ट्रांसफ़र होता था और कुछ इंडियन नेशनल्स ऑलरेडी अब्रॉड में इस नेटवर्क का पार्ट थे। तो इंडिया के अंदर और बाहर के ट्रैवल एजेंट्स, मिडल मैन और जो फेक वीज़ा प्रोवाइडर्स हैं, है ना, वो सब कल्प्रिट्स हैं।
और क्यों सीरियस है, क्योंकि ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है प्लस मनी लॉन्ड्रिंग ये डुअल क्राइम बनाता है, और विक्टिम्स जो है ऑफन एंडेंजर्ड रहते हैं और लेटर डिपोर्ट भी हो जाते हैं, है ना, डिपोर्ट हो जाते हैं कई सारी कंट्रीज़ में। और ये स्कैम जो है नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक सेफ्टी के लिए जो है थ्रेट है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, नो अर्जेंट सेफ्टी कंसर्न इन एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट, FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 12 जून को बेसिकली जो है एक एयर इंडिया की जो है बोइंग 7878 क्रैश हो गया, क्योंकि टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड में दोनों इंजन शट डाउन हो गए। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो है फ्यूल सप्लाई जो है स्विचेस जो है कट ऑफ पोजीशन में चले गए। और इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है एयर इंडिया ने जो एडवाइजरीज थी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना, उसको इग्नोर किया, जो कह रही थी कि वीक स्विच लॉक्स इंस्पेक्ट और रिप्लेस किए जाएं। और लेकिन जो है उन्होंने ये फाइंड किया, FAA ने फाइंडिंग्स को एक्नॉलेज किया, पर बोला कि कोई अर्जेंट सेफ्टी कंसर्न नहीं है। तो उन्होंने भी, एयर इंडिया ने भी इग्नोर किया। और ये केस दिखाता है कि कोई भी नॉन मैंडेटरी जो गाइडलाइंस या एडवाइजरी जारी की जाती हैं उसको लाइटली लेने का भी रिस्क हो सकता है ना, क्योंकि वो जो एडवाइजरी जारी की उन्होंने, बट वो मैंडेटरी नहीं थी, तो एयर इंडिया ने भी जो है सीरियसली नहीं लिया, तो उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, ऐसा बोलते हैं इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, फर्टिलाइज़र मेजर इंक डील्स विद सऊदी फर्म। तो 3 बड़े इंडियन फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर्स ने सऊदी अरेबिया के जो मेडन कंपनी के साथ एक मेजर फर्टिलाइज़र सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। और इसके तहत जो है 2025-26 से हर साल जो है 3.1 मिलियन मेट्रिक टन DAP फर्टिलाइज़र, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना, और ये इंडिया को सप्लाई किया जाएगा, और जो 5 साल तक चलेगा, और म्यूचुअल कंसेंट से जो है और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एम है इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और फर्टिलाइज़र सप्लाई चेन को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर करना, है ना। ये जो डायमोनियम फॉस्फेट होता है ये बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन होता है ना। और ये इनिशियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉप के रूट डेवलपमेंट फास्ट होता है, और अर्ली क्रॉप स्ट्रेंथ और यील्ड जो है प्रोड्यूस करता है ना। तो ये सब फ़ायदे हैं उसके, और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी क्विक हो जाती है इससे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। CCTV कैमराज टू बी फिक्स्ड इन 74,000 कोचेज़ रेलवेज़। तो इंडियन रेलवेज़ ने डिसाइड किया है कि अब देश भर में जो है 74,000 जो है कोचेज़ में और 15,000 लोकोमोटिव्स में CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। और तो बेसिकली हर कोच में 4 डोम कैमराज एंट्रेंस पे, और लोकोमोटिव्स में जो है 6 कैमराज के साथ माइक्रोफोन भी जो है वो फिट किया जाएगा। प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कैमरा जो है कॉमन एरियाज़ में होंगे, और कैमरा जो है हाई स्पीड और लो लाइट कंडीशन में भी काम करेंगे। तो डेटा को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मॉनिटर करने की प्लानिंग भी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के अंडर हो रही है इसमें। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, कैबिनेट अपॉइंट्स अभिजात सेठ एंड नेशनल मेडिकल कमीशन चेयरपर्सन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो है बेसिकली जो चेयरमैन है वो अपॉइंट हो गए हैं अभिजात सेठ जी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, एक इंडिया की टॉप मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि डॉक्टर्स की एजुकेशन, एथिक्स और लाइसेंसिंग का ध्यान रखती है। और बेसिकली NMC ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 2020 में रिप्लेस किया था, है ना। और इसका मेजर काम यही है कि जो है MBBS और जो PG के कोर्सेज़ होते हैं, है ना, उसको रेगुलेट करना, और मेडिकल कॉलेजेस का इंस्पेक्शन और अप्रूवल देना, और जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है उसको कंडक्ट कराना, जो MBBS पास होने के बाद लाइसेंस एग्ज़ाम होता है लाइसेंस देने का डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स को बेसिकली लाइसेंस देना, उनका नेशनल रजिस्टर मेंटेन करना, फ़ीस रेगुलेट करना मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है, और 50% प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस भी रेगुलेट करना, ये सब इन्हीं का काम होता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, इंडिया जॉइंस मिलिट्री एक्सरसाइज तालिस्मान सब्रे इन ऑस्ट्रेलिया। तो तालिस्मान सब्रे, इंडिया ने 18 अदर नेशंस के साथ मिल के जो है तालिस्मान सब्रे जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट किया। और ऑस्ट्रेलिया लेड जो है ये ड्रिल जो है संडे को स्टार्ट हो गई है।
और अब तक की सबसे बड़ी और एडवांस्ड वॉर फाइटिंग एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया के में हिसाब से, और जिसमें कि 35,000 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल जो है इस एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली मल्टीपल रीजन्स जैसे क्वींसलैंड हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेल्स और पापुआ न्यू गिनी में जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये सारी, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे रीचिंग जरावा ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर सेंसस विल नॉट बी टफ। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जरावा जो ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की, उसमें जो है उनका डेटा कलेक्ट करना क्यों टफ नहीं होगा? तो बोलते 2027 सेंसस जो होने वाला है उसके टाइम पे जो है अंडमान एंड निकोबार की जो 6 मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका डेटा लेना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही जो है इनसे कांटेक्ट में है और कई सारी वेलफेयर जो स्कीम्स हैं वो भी चला रही है ना। तो डॉक्टर रतन चंद्राकर ने बताया कि जो है जरावा ट्राइब जो है उसकी पॉपुलेशन जो है 1998 में 260 थी, जो कि अब जो है कितनी हो गई है, 647 हो गई है ना। मेनली गवर्नमेंट की मेडिकल और जो ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स की वजह से ऐसा हुआ है। और जो दूसरी ट्राइब्स हैं, सेंटिनलीज हो गई या कोई अदर ट्राइब्स हो गई, उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स माना गया है। और सेंसस 2027 में एक्यूरेट डेटा मिलेगा, जो जैसे कि स्कीम्स हैं जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए PM जन मन है ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। और उनका कहना है कि बेसिकली उन्हें अकेला छोड़ देना ही उनके सर्वाइवल की गारंटी है ना। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो है 75 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल रूप से सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और इनकी पहचान बेसिकली लो पॉपुलेशन ग्रोथ इनकी बहुत कम होती है, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, प्री एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल होता है ना, और एक्सट्रीम जोग्राफिकल आइसोलेशन होगा। तो इन सब के बेसिस पर किया गया है, और इन्हें फर्स्ट 1975 में जो आइडेंटिफाई किया गया था। गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल स्कीम जैसे PM जनमन चला रही है, जिसमें जो है बेसिकली फोकस्ड वेलफेयर प्लस हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जा रहा है, बिना उनकी कल्चर में बेसिकली इंटरफेयर किए हुए, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली कर्ब सेल ऑफ फेक फर्टिलाइजर्स, चौहान अर्जेस चीफ मिनिस्टर्स। तो यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान, जिन्होंने सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को लिख कर कहा है कि वो जो भी फर्टिलाइज़र्स है उनकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च करें, और उन्होंने जो भी जो है फेक और जो एडल्ट्रेटेड, मिलावटी और सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र पर तुरंत जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने को कहा है। और ये कैंपेन जो फेक फर्टिलाइज़र हैं, ब्लैक मार्केटिंग और जो फोर्स्ड टैगिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि स्टेट को फर्टिलाइज़र की जो अवेलेबिलिटी है, सैम्पलिंग और टेस्टिंग को रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि किसानों को सही समय पर अच्छी क्वालिटी मिल सके। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे हु आर क्वालिफाइड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है, जिसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन पर बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके तहत जो है कोई भी अगर व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम तभी जोड़ा जा सकता है जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेसिकली सेक्शन 19 और 20 जो RPA एक्ट है 1950, उसके हिसाब से सिर्फ किसी जगह पर घर होने से आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते। अगर आप टेम्परेरी तौर पर दूर हैं और तब तो भी आप वहीं के रेजिडेंट माने जाएंगे, है ना। और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं और जो ओवरसीज़ गवर्नमेंट स्टाफ है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है कोई, और उनके स्पाउस जो हैं को उनके नेटिव के जो आर्म्ड फोर्सेस ओवरसीज़ गवर्नमेंट स्टाफ हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हो गया, उनके जो और उनके स्पाउसेस को उनके नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है, ठीक है। नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। और क्योंकि पहले ही बोला गया था कि जो है अगर आप टेम्परेरी तौर पर दूर हैं तो आपको वहीं का रेजिडेंट माना जाएगा, है ना। इन सब को छोड़ के बेसिकली जो नॉर्मल है वो अगर कहीं टेम्परेरी रूप से बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं और वो बहुत टाइम से वहीं पे हैं तो वहीं का रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन इन सब के केसेस में जो गवर्नमेंट सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, अगर ये आप घर से दूर भी हैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जहाँ की आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं का माना जाएगा आपको, ठीक है। और 2010 का जो सेक्शन 20A है, 20A
एनआरआईज भी जो है अपने पासपोर्ट वाले एड्रेस के बेसिस पर वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट वाला एड्रेस के बेसिस पर वोट करना है एनआरआईज को, ठीक है। और इश्यूज़ क्या हैं, ये रूल्स रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए हैं, पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है, क्योंकि 15 करोड़ जो है माइग्रेंट वर्कर्स का राइट डिसएनफ्रेंचाइज हो सकता है अगर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया गया। और कोर्ट ने कहा ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब है किसी जगह का हैबिचुअल और परमानेंट रेजिडेंट होना, ना कि कैजुअल या टेम्परेरी, है ना। और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सीजनल या लॉन्ग टर्म माइग्रेशन के बावजूद जो है वो अपने गांव या असली घर की को ही वोटिंग के लिए चूज़ करते हैं, है ना। टेम्परेरी वर्क लोकेशन पर जो है वोट करना मुश्किल और अनवेलकम होता है। तो इसमें यही बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है या फिर जो है उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो है माइग्रेंट लेबरर्स को वोट सिक्योर हो सके और आधार सीडिंग से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन रोकी जा सके, और स्टेक होल्डर्स के बीच जो है वो एक कंसेंसस बन सके, और ताकि उससे एक इंक्लूसिव मैकेनिज़्म बनाना चाहिए माइग्रेंट पार्टिसिपेशन के लिए, ऐसा बोलते हैं इस पूरे आर्टिकल में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली वाई मस्ट इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम्स। तो इसमें एक बताते हैं प्रॉब्लम, डेजर्ट को हम लोग जो है वेस्टलैंड समझते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट्स को हम बैरन और बेकार लैंड समझते हैं, जहां हमेशा ग्रीनिंग और ट्री प्लांटेशन या फिर इरिगेशन स्कीम्स चलाने की कोशिश होती हैं, है ना। तो जून 17 को भी जो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन माना जाता है। जैसे डेजर्ट्स को कोई फ्लॉड इकोसिस्टम हो, तो डेजर्ट्स एंशंट और अलाइव हैं, जैसे कि बोलते हैं जो डेजर्ट्स हैं अर्थ का 1/3 जो है सरफेस पे हैं, और यहाँ यूनिक फ्लोरा फाउना और कल्चर मिलते हैं। पहले सिविलाइजेशंस में जैसे मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडस वैली हो गया, डेजर्ट क्लाइमेट में थे, ठीक है, डेजर्ट क्लाइमेट में थे बोलते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशंस ने ही जो है ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी और सोसाइटी डेवलप करने के लिए मजबूर किया है। तो अब इंडिया का व्यू बताते हैं कि रियल इस्टेट में जो है सवाना, यूटोपिया जैसी जगह प्रमोट की जाती हैं, पर असली ग्रासलैंड जो है और स्क्रब लैंड, सवानास को वेस्टलैंड जो है कह दिया जाता है, कर इग्नोर या डिस्ट्रॉय किया जाता है। और कॉलोनियल एरा मैप्स के कैटेगराइजेशन को आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड के बारे में बोलते हैं कि इंडिया ओपन लैंडस्केप्स होस्ट जो है इंडिया के जो ओपन लैंडस्केप हैं उसमें रेयर स्पीशीज़ मिलते हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, कैराकल हो गया, इंडियन वोल्फ हो गया, है ना। और कार्बन स्टोरेज होती है सॉइल में, कार्बन स्टोरेज भी होती है सॉइल में, ठीक है। और जैसे धांगर, रबाड़ी, कुरुबा इन पर डिपेंडेंट है। और जब हम ग्रासलैंड्स को जो है फेंस करते हैं, है ना, या प्लांट फॉरेस्ट करते हैं, तो लाइवलीहुड, मोबिलिटी और नॉलेज सिस्टम भी डैमेज होते हैं, ऐसा बोलते हैं इसमें। तो जो ग्रास लैंड की फेंसिंग करना या फिर जो है फॉरेस्ट प्लांट करना, तो वहाँ के डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है वहाँ की लाइवलीहुड, मोबिलिटी और नॉलेज सिस्टम भी डैमेज करता है। तो इसमें वे फॉरवर्ड यही बोलते हैं कि जो है डेजर्ट्स को जो है फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना सॉल्यूशन नहीं है ना। और रीस्टोरेशन होना चाहिए, है ना, जैसे कि नेटिव वेजिटेशन रेस्पेक्ट करते हुए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे फोकस के साथ, इंडिजिनस नॉलेज का यूज़ करते हुए, है ना। और लो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यूज़ होने चाहिए, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रोटेशनल ग्रेजिंग हो गया, नेचुरल रीग्रोथ प्रोटेक्शन हो गया। तो डेजर्ट्स को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनकी इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यू समझनी चाहिए। नाम भी बदलना चाहिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जगह वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, होना चाहिए, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली मीट द मॉडर्न इंडियन फैमिली पेट्स। एक सेकेंड, मीट द मॉडर्न इंडियन फैमिली पेट्स एलेक्सा एटल। तो आज के ज़माने में फैमिली का जो है मतलब सिर्फ ब्लड टाइज बोलते हैं कि नहीं रहा है। एक मॉडर्न फैमिली में अब जो है सिंगल वुमेन पेट्स, हाउस हेल्प, एलेक्सा और जो सीरी है भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो कंतार की एक रिपोर्ट है, अर्बन इंडिया फैमिली 2025 के हिसाब से जॉइंट या न्यूक्लियर फैमिली जैसे पुराने क्लासिफिकेशन सब रेलिवेंट नहीं है। आज की फैमिली एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरह है, सब अपने आप को इंचार्ज जो है वो समझते हैं और रोल बार बार बदलते हैं।
आज के अर्बन हाउस होल्ड जो है बेसिकली ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का जो है मिक्स है। और ब्लिंकिट से जैसे कि दादी की रेसिपी हो गई, और चैट जीपीटी से बेसिकली वेट लॉस प्लान हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे नए लिविंग रूम्स बन गए हैं। तो 15 से 34 साल के अनमैरिड जो लोग हैं वो बेसिकली पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। फुल हाउस जो है वापस आ गया है, और पेट्स और हाउस हेल्प इमोशनल एंकर्स बन चुके हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और ब्रांड्स को भी अब चोज़न फैमिलीज़ को जो है वो समझना होगा, और जो सिर्फ रिश्तों पे नहीं, एम्पैथी, इमोशनल कनेक्शन पे बेस्ड हो, ऐसा इसमें बोल रहे हैं। तो सोसाइटी में बेसिकली चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली में हो सकता है ना, एक अनदर टाइप ऑफ व्यू। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर मींस फिनिश लाइन, नियर्स फिनिश लाइन। तो इंडिया का जो मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर अपने फाइनल स्टेज में है, और 1.25 लाख करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट। दो मेन कॉरिडोर्स हैं इसमें बेसिकली, ईस्टर्न है ना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो इसमें बेसिकली ये कनेक्ट कर रहा है लुधियाना टू सोननगर जो बिहार में है ना, लुधियाना पंजाब में है। और जो वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो हरियाणा को जो है महाराष्ट्र से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मोस्टली कोल ट्रांसपोर्ट करता है और ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ठीक है। तो जबकि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जैसे सीमेंट हो गया और कंटेनर कार्गो आता है, इससे दिसंबर 2025 तक बेसिकली फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। और टोटल 3300 किलोमीटर का जो है इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन ट्रैक्स बनाए जाएंगे, जिससे जो है फ्रीट स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर प्रति घंटे की जो है पर आवर तक बढ़ा सका जाएगा। और अभी ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, जो इसे 100 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा। 2026 तक दोनों कॉरिडोर्स मिल के हर दिन जो 480 ट्रेन हैंडल करेंगे। और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए जो है 3 नए कॉरिडोर्स जैसे कि ईस्ट कोस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का प्लान बना लिया है, जिसका टोटल बजट 4 लाख करोड़ जो है होगा। और फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक का लोन और लोन्स से लेने की रीफाइनेंस करने की प्लानिंग हो रही है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे मैक्रोन अनाउंसेस 6.5 बिलियन यूरो इन एक्स्ट्रा मिलिट्री स्पेंडिंग। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने अगले 2 सालों के लिए जो है 6.5 बिलियन यूरोज़ का एक्स्ट्रा मिलिट्री बजट जो है अनाउंस किया है। और रशिया, टेररिज्म और साइबर अटैक्स जैसे नए खतरों के चलते उन्होंने ऐसा किया है। और उन्होंने 2027 तक जो है 64 बिलियन यूरोज़ जो है एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग का जो है टारगेट बनाया है, जो कि 2017 तक जो है 32 बिलियन यूरोज़ से दुगना होगा। और मैक्रोन ने जो है कहा कि 1945 के बाद जो है से फ्रीडम कभी इतनी सीरियस थ्रेट में नहीं थी। और यूरोप को अब रशिया, वेस्ट एशिया के वॉर्स और यूएस के अनसर्टेन स्टैंड से डेंजर है। साथ ही साइबर प्रोपेगेंडा भी जो है बड़ा थ्रेट बन गया है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, नॉर्थ कोरियन लीडर केम अफर्म सपोर्ट फॉर रशिया इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने कहा है कि उनका जो कंट्री है वो रशिया को के जो यूक्रेन में वॉर एफर्ट्स को बेसिकली जो है वो सपोर्ट करेगा बिना किसी कंडीशन के। और तो दोनों कंट्रीज़ ने एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग बेसिकली किया है, जिसमें 2023 के जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है उसके तहत एक डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन का प्रॉमिस किया है। और नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया है और जापान प्लस नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली जो है साउथ कोरिया, जापान और यूएसए जो जॉइंट ड्रिल के बाद ये मिलिट्री एक्शन की वार्निंग दी है। और दूसरी तरफ बेसिकली रशिया ने जो यूक्रेन का डोनेट्स और मायरने जो है विलेज है उस पर जो है कब्ज़ा करने का क्लेम किया है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।